प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये ध्यान दें, 1917 अक्टूबर और 1917 फरवरी में, यानी कि फरवरी 1917 की क्रांति और अक्टूबर 1917 क्रांति दोनों को मिलाकर अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये जो अक्टूबर की क्रांति है, ये कैसे हुई, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें। तो देखिए, रूस में जो क्रांति हुई उससे पहले क्या हालात थे रूस के, जिसकी वजह से क्रांति हुई। देखिए, तो रूसी साम्राज्य 1914। देखिए, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय या सेकंड का शासन था। ये चित्र दिखा रखा है जार निकोलस द्वितीय का, यह है। ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय 1900। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। 1914 में ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए, जो रूस का जो साम्राज्य बताया है, जितने जितने देश बताए हैं, इन सब में जो धार्मिक समुदाय थे वो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बौद्ध भी थे। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र के अंदर 1914 का जो यूरोप बताया है, इसके अंदर मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय शक्तियाँ इस कलर के अंदर हैं, फिर मित्र शक्तियाँ जो ग्रीन कलर में है, ये मित्र शक्तियाँ हैं जो भी, ठीक है। अर्थव्यवस्था और समाज। तो रूस की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 20वीं सदी की शुरुआत हुई तब तक रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग खेती पर निर्भर थे उसके अंदर यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस, यूरोप की बात करें अगर हम, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा, रूस के अंदर ही 85% जनता आजीविका पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से ज़्यादा नहीं थी। अगर फ्रांस जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर की जो 40 से लेकर 50% तक की आबादी ही जो थी, जो खेती से या खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे, यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए तो करते ही थे, इसके साथ साथ बाज़ार के लिए भी खेती करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, यानी कि दूसरे देशों को भी रूस अनाज भेजता था। निर्यात करना यानी कि सामान या माल को दूसरे देशों में भेजना। तो अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था रूस। उद्योग बहुत कम थे, यानी कि जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि खेतीबाड़ी पर निर्भर थे लोग ज़्यादा, तो उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। रूस के अंदर ये दो इलाके जो थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये औद्योगिक इलाके प्रमुख थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे।
बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। यानी कि रूस के जो उद्योग थे वहाँ पर विदेशी जो लोग थे या विदेश के कारखानों के मालिक जो थे उन्होंने मतलब कि पैसा लगाया था। निवेश का मतलब यानी कि अपने कारखाने जो थे वो रूस के अंदर लगाए थे उन्होंने। इन कारकों के चलते कुछ सालों में ही रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना, ध्यान दें यहाँ पर देखिए, कोयला उत्पादन में दोगुना, स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। यहाँ पर देखिए, कारीगर जो थे पहले तक बहुत कारीगर थे, लेकिन बाद में जब उद्योगों में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा, तो कारखाना मजदूरों की संख्या और कारीगरों की जो संख्या है वो लगभग बराबर हो गई। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। यानी कि मजदूरों को कोई परेशानी ना हो, उनको वेतन टाइम पर मिले और उनके काम के घंटे भी निश्चित हो, इसके लिए सरकारी विभाग नज़र रखे हुए थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। यानी कि जो निरीक्षण करते थे फैक्ट्रियों पर सरकारी इंस्पेक्टर, वो भी इन नियमों को उल्लंघन को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाए। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी। यानी कि 15 घंटे तक उनको काम करना पड़ता था, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। धन्यवाद।